कि प्लाज्मा मीन्स का लेवल बढ़ जाए, कम हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा हो कि प्लाज्मा मीन्स का लेवल कम हो जाए, हाइपोथायराइडिज्म हो, तो क्या होगा कि जो है ना हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हमने पढ़े हुए हैं कि इसमें मिक्स्ड एडीमा होता है। इसके अलावा जो है ना इसमें थायराइड इलाज हो जाता है, गॉइटर हो जाती है। इसके बाद जो है ना इसमें जो कि थायराइड हार्मोन्स कम है, इस वजह से TSH का लेवल बढ़ा हुआ होता है। इसके बाद जो ग्रेव डिजीज होती है, थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपरथायराइडिज्म है, लेकिन इसमें जो है ना TSH का लेवल कम होता है। TSH का लेवल कम क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें ग्रेव डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इसमें जो है ना बी लिम्फोसाइट जो थायराइड के रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट जो है ना इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं और जो है ना बार बार उसको स्टिमुलेट करते रहते हैं। थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा प्लाज्मा में बढ़ जाता है और जो है ना जबकि इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ऊपर से आ ही नहीं रहा, तो इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी मैंने बता दिया। अभी फैक्ट्स की बात करें तो नॉर्मली हमें पता है थायराइड ग्लैंड जो है ना हमारी थायराइड हार्मोन वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निशन वगैरह के लिए, हमारी जो थिंकिंग है उसको जो है ना उसको अच्छा करने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम इनका रोल होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका रोल होता है। इसके बाद जो है ना हमारे जो मेटाबॉलिक इसके इफेक्ट्स हैं वो कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को जो है ना कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फैट्स का हमें पता है पड़ा कि जो है ना ये टैक्स को तोड़वाएंगे और जो है ना प्लाज्मा में फ्री फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़वा देते हैं। इसके अलावा कुछ वाइटामिन भी हैं जो इसको थायराइड हार्मोन्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है क्लिनिकल यूजेस में अब हाइपोथायराइडिज्म अगर हो गई है तो हम क्या देंगे? बाहर से थायराइड हार्मोन्स ही देंगे, उसकी सिंथेटिक फॉर्म जो T4 की है वो लेवोथायरोक्सिन और जो T3 की है वो लायोथायरोनिन है। ठीक है, तो यूजुअली हम T4 ही देते हैं। T4 आगे जाके फिर बॉडी में जो है ना T3 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो T3 है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है। टॉक्सिसिटी में क्या आ जाता है कि जो है ना इसमें CVS डिजीज़ वगैरह हो जाएगी या फिर जो है मिक्स एडीमा ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि T4 अब हम बाहर से दे रहे हैं ना, तो इसमें T4 का लेवल जब बढ़ेगा तो थायरोटॉक्सिकोसिस वाले इफेक्ट्स आएंगे CVS के ऊपर। इसके अलावा जो है ना हार्ट के ऊपर, वही CVS हार्ट के ऊपर, मतलब इसके साथ मिक्स एडीमा वगैरह सारे उसके सेम इफेक्ट आ गए। इसके बाद जो है ना ये हाइपोथायराइडिज्म में हम दे रहे थे, एक बार जो है ना इसके की फीचर्स देख लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है कि वार्म स्किन होती है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, इस वजह से वार्म मॉइस्ट स्किन होती है। इसके बाद स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हीट इंटॉलरेंस होती है, बॉडी में पहले ही इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म चल रही, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो पेशेंट जो है ना हीट के लिए इंटॉलरेंट हो जाता है, वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद टैकीकार्डिया होता है, CVS पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, हमें पता है थायराइड हार्मोन का जो है ना ये कार्डियक आउटपुट वगैरह को बढ़ा रही है, तो टैकीकार्डिया दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, पाल्पिटेशन वगैरह हो जाती है। इसके बाद डिस्निया है जो है ना ये डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, जो थायरोटॉक्सिकोसिस में ये होता है कि ऑन एक्सर्शन ना पेशेंट जो है ना उसको मुश्किल होती है, क्योंकि पहले ही ये रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा रहा होता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव को बढ़ा रही होती है थायराइड हार्मोन्स, तो इस वजह से जो है ना उसको लेबर्ड ब्रीथिंग जो है ना होती है। इसके बाद जो है ना उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, इंक्रीज्ड एपेटाइट होगी और इससे CNS पे स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, तो नर्वसनेस कॉज कराएगा, हाइपरकाइनेसिया और ट्रेमर्स वगैरह कॉज कराएगा। ठीक है, इसके बाद जो है ना वीकनेस कराता है, डीप टेंडेंट रिफ्लेक्सेस को इंक्रीज़ कराता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है और डिक्रीज फर्टिलिटी। इसके बाद जो है ना हाइपरथायराइडिज्म में वेट लॉस हो जाता है, ये हमें पता है पड़ा, क्योंकि ये बॉडी से फैट्स वगैरह के मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, फैट्स को टैग्स को तोड़ रहा होता है, और जो है ना इसमें एक्सोफ्थल्मोस हो जाती है, स्पेशली ग्रेव्स डिजीज़ में। अब हाइपो की देख लें, हाइपो किसके उलट होंगे, इसमें पेल स्किन होगी, कोल्ड ठंडी होगी और पफ़ी येलो स्किन होगी, लाइक उसका फेस, उसके हैंड पफ़ी टाइप के होंगे, मोटे मोटे, और उसके नेल्स और हेयर ब्रिटल होंगे। इसके बाद उसके जो है ना हेयर लॉस भी होगा उसको। इसके बाद सेंसेशन ऑफ बीइंग कोल्ड, उसको कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, ब्रैडीकार्डिया होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट आउटपुट कम होगी, प्लूरली फियन होगी, हाइपोवेंटिलेशन होगी, जबकि ये हाइपर वेंटिलेशन करा रहा था। भूख उसको कम लगेगी, हर वक्त सोया पड़ा रहेगा, लिथार्जी होगी उसकी, जनरल स्लोइंग ऑफ द मेंटल प्रोसेस, उसका दिमाग, उसकी सोचने की सलाहियत जो है ना कम होगी,
इसके बाद जो है ना स्टिफनेस होगी और ना डिक्रीज डीप टर्नल रिफ्लेक्सेस, इनफर्टिलिटी, डिक्रीज लिबिडो, उसकी सेक्सुअल जो डिज़ायर है वो कम हो जाएगी, इम्पोर्टेंस होगी, ओलिगोस्पर्मिया होगा और वेट गेन होगा। इसके बाद जो है ना ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड्स होगी। तो जो ये सेक्सुअल सिस्टम पे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जो इफ़ेक्ट्स है ना, तो इनके ये अननोन है, हमें पता है, हमने पढ़ा था उधर ही कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होता है अननोन है। कुछ में जो है ना थायराइड का लेवल बढ़ जाए तो इनफर्टिलिटी करा रहा है, कम हो जाए तो भी इनफर्टिलिटी वाले इफ़ेक्ट्स करा रहा है। अब इसके बाद जो है ना एंटी थायराइड ड्रग्स, एंटी थायराइड ड्रग्स में पहले नंबर पे है थायोमाइड्स, उसमें मेथिमाजोल और पीटीयू। ठीक है, ये किस स्टेप पे ब्लॉक करती हैं? ये ब्लॉक करती हैं इस स्टेप पे जो आयोडीनेशन है और कपलिंग है हमारी, जो रेजिड्यूज से टायरोसिन रेजिड्यूज से थायरोग्लोबुलिन के उसको जो है ना इनहिबिट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बन नहीं पाता। लेकिन इसका जो थायोमाइड्स वगैरह हैं ये इसके रिलीज़ को इनिबिट नहीं कराते हैं, लाइक इसकी प्रोटियोलिसिस होती है ना और ये रिलीज़ होते हैं फॉलिकल से बाहर प्लाज्मा में, रिलीज़ को इनिबिट नहीं कराते। इस वजह से जो पहले से स्टोर पड़ी हुई है थायरोग्लोबुलिन वो तो थायराइड हार्मोन से रिलीज़ करती रहेगी और उसके इफेक्ट्स आते रहेंगे। और जो हम बाहर से थायोमाइड्स दे रहे हैं तो उनके इफेक्ट्स तब आएंगे जब ये थायरोग्लोबुलिन कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगी। जब ये एम्प्टी होगी तो फिर जाके ये फर्दर थायरोग्लोबुलिन में थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे और इसके जो है ना जब सिंथेसिस इनिबिट होगी तो रिलीज़ ही नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से जो है ना ये जो थायोमाइड्स हैं इनको जब हम देते हैं तो इनको अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कराने में काफ़ी वीक्स लग जाते हैं। इसके बाद जो है ना जो पीटीयू है, पीटीयू टू सम एक्सटेंट जो है ना ये पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनिबिट कर रहा होता है, T4 to T3। ठीक है, पेरिफेरल कन्वर्जन, रिलीज को इनिबिट नहीं कराते ये। इसके बाद जो है ना ये बात मैंने बता दी। यूजुअली हमने मेथिमाजोल को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसको एक दिन में एक बार देना पड़ता है, जबकि पीटीयू की बहुत ज़्यादा डोसेस देनी पड़ती है हमें। लेकिन अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो फिर हम पीटीओ को प्रेफर करेंगे, प्रोपाइल थायोरेसिल, क्योंकि प्रोपाइल थायोरेसिल सेफ़ है, प्रेगनेंसी में आराम से हम दे सकते हैं। ये जो है ना प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता और ना ही ब्रेस्ट मिल्क में जो है ना जाता है। तो इस वजह से जो है हम प्रेगनेंसी में या ब्रेस्ट फीडिंग नर्सिंग फीमेल है तो हम प्रोपाइल थायोरेसिल देंगे उसको। ठीक है, अब इसकी जो है ना एडवर्स इफ़ेक्ट्स में इन सब के एडवर्स इफ़ेक्ट जितने भी हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं, रैशेज़ वगैरह और एनाफिलैक्सिस वगैरह कुछ इस टाइप के हैं, लाइक एलर्जीज़ वगैरह। और इसके साथ इसमें एक ग्रैनुलोसाइटोसिस है और लीवर डिसफंक्शन है। लीवर डिसफंक्शन इस वजह से जो है ना ऐसे पेशेंट जिनको लीवर की कोई बीमारी है तो उनमें हमें मतलब एहतियात से इनकी डोज देनी पड़ेगी, ज़्यादा डोज नहीं देंगे हम। इसके बाद है जो आयोडाइड साल्ट्स एंड आयोडीन। ये आयोडाइड साल्ट्स और आयोडीन क्या करते हैं, ये भी इसी स्टेप को ब्लॉक करते हैं जो हमने इधर पढ़ा था अमाइड्स का। लेकिन इनका ये है कि ये प्रोटीन जो इनका रिलीज़ हो रहा है हमारे थायराइड हार्मोन्स को उसको भी इनहिबिट करते हैं। जब इसको इनहिबिट करते हैं इसके रिलीज़ को तो इसलिए जो है ना इनका रैपिड इफेक्ट आएगा, 2 से 7 दिन में जो है ना ये अपना काम दिखाना शुरू कर देंगे। जो थायराइड ग्लैंड हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइडोक्सिकोसिस की वजह से इलाज हुआ होगा उसकी वास्कुलैरिटी और साइज को कम कर देंगे। और ये इफेक्ट हमें किस चीज़ में चाहिए होता है, हमें सर्जिकल रिजेक्शन में चाहिए होता है, क्योंकि सर्जरी करने से पहले हमने इसके जो थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ा हुआ है उसको हमने कम करना होता है ताकि कोई वेसल वगैरह डैमेज ना हो जाए, कोई हम उसको कट ना कर दें। इसलिए पहले उसके साइज़ और वास्कुलैरिटी कम करते हैं और उसके लिए हमें क्या देने होंगे, आयोडाइड्स और आयोडाइड साल्ट्स देने होंगे जो कि हमारे रिलीज़ को भी इनहिबिट कर रहे हैं और आयोडीनेशन कपलिंग को भी इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थायराइड स्टॉर्म में की मैनेजमेंट में और जो है सर्जिकल रिजेक्शन में देते हैं। थायराइड स्टॉर्म क्या होता है, थायराइड स्टॉर्म होता है थायराइड टॉक्सिकोसिस में। ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म या थायराइड टॉक्सिकोसिस थी और उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया, लाइक देर कर दी उन्होंने आने में, या फिर ना टाइम अगर दवाई ले भी रहे थे तो देर से ले रहे थे, या फिर कोई एक स्केड्यूल के मुताबिक जैसे डॉक्टर ने कही थी वैसे नहीं ले रहे थे, कभी ले ली एक दिन ले ली दूसरे दिन ना ली, इस तरह ले रहे थे, तो उनमें जो है थायराइड स्टॉर्म होता है। बहुत ज़्यादा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये, और जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है। ठीक है, फीवर बहुत ज़्यादा, इसके नोज़ी और वोमिटिंग होती है, उसको जो है ना लिथार्जी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो है उसमें कि उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी बीट जो है ना बहुत तेज़ होती है। इस वजह से इसके जो मैनेजमेंट हम करते हैं थायराइड स्टॉर्म की, तो उसमें सबसे पहले हम जो है ना प्रोप्रानोलोल या एस्मोलोल देते हैं ताकि उसके दिल की धड़कन जो है ना नॉर्मलाइज हो जाए, और फिर जो है ना अगले वाले इफेक्ट्स हम देते हैं, लाइक हम फिर उसको क्या दें,
आयोडाइड्स देंगे, इपोटेट देंगे, इसके अलावा जो है ना या प्रोपाइल थायोरेसिल दे सकते हैं, स्टीरॉइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो है ना ये फॉर्मुलेशन किस में आते हैं, लोगोल सोल्यूशन है जो कि इसकी यूजुअल फॉर्म है जिसमें आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड मिक्स किए हुए होते हैं। इसके अलावा जो है ना पोटाशियम आयोडाइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है। एडवर्स इफेक्ट्स में रैशेस वगैरह या एनाफिलैक्सिस वगैरह आ जाएगा। इसके बाद जो याद रखने वाला है वो ड्रग फीवर है और जो है ना मेटालिक टेस्ट है। मेटालिक टेस्ट ये होता है, इसको पैरागीजिया भी कहते हैं। ऐसे पेशेंट जो कि आयोडाइड्स ले रहे होते हैं, या वैसे भी ऐसा होता है कि पेशेंट को मुंह में कुछ रखा नहीं होता और उसको लगता है शायद कोई मेटल रखी हुई है, ठीक है। अब जो है ना रेडियो एक्टिव आयोडीन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है ना रेडियो एक्टिव फॉर्म ये एक तरह से बहुत इफेक्टिव है परमानेंट थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए, क्योंकि ये जाके थायराइड ग्लैंड में जाके कॉन्सनट्रेट हो जाती है और हमारे उसको जो है ना थायराइड हार्मोन्स के लेवल को कम कर देती है और जो क्या करती है कि बाकी ऑर्गन्स पे भी इसका इफेक्ट नहीं होता। इस वजह से परमानेंट थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नर्सिंग फीमेल है तो उसको हम ना रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देंगे, उनमें जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं ख़तरनाक। एनोइन इनहिबिटर्स हैं, ये थायोसाइनेट और परक्लोरेटाइन फर्स्ट स्टेप पे जो है ना ब्लॉक कर रहे हैं जो आयोडीन की ट्रांसपोर्ट थी। ये चूँकि नेगेटिव आइन है, ये भी एनाइन है, तो ये दोनों ना एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करते हैं थायोसाइनेट और परक्लोरेट। लेकिन थायोसाइनेट की वजह से जो है ना परक्लोरेट की वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अदर ड्रग्स में मैंने पहले बताई बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोप्रानोलोल, एस्प्रिनोल वगैरह, ये दिल की धड़कन, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन वगैरह को ठीक करने के लिए हम देते हैं। प्रोप्रानोलोल का एक एक्स्ट्रा इफेक्ट भी है कि ये पेरिफ्री में जो कन्वर्जन हो रही है T4 to T3 की, उसको जो है ना इनहिबिट करती है। इसके बाद अम्योथेरोन एक एंटी एरिथमिक ड्रग है जिसमें आयोडीन होता है। तो ये अम्योथेरोन जो है ना क्या करती है, हाइपोथायरॉयडिज्म भी करा सकती है और हाइपर भी करा देती है, मतलब ये थायराइड एबनॉर्मलिटीज दोनों कराएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे कराती है, ये पेरिफ्री में जो कन्वर्जन हो रही होती है T4 to T3 की, उसको ब्लॉक कर देती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म कैसे कराती है, ये ऐसे पेशेंट जिनमें अंडरलाइन मल्टीनोड्यूलर गॉइटर है, पहले उसको थी डिजीज़, तो ये वहाँ पे या तो इन्फ्लेमेशन वगैरह करा देगी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, या फिर आयोडीन इंड्यूस्ड मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना हाइपरथायरॉयडिज्म करा देगी, ठीक है। अगर एम्योथेरोन एसोसिएटेड हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसमें फिर हम थायराइड हार्मोन देंगे जैसे हमने पीछे पढ़ा, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो फिर हम उसमें क्या देंगे कि स्टीरॉइड्स वगैरह देंगे, क्योंकि जो हाइपरथायरॉयडिज्म वो करा रही है वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के थ्रू करा रही है, इन्फ्लेमेशन करा रही है, जिसकी वजह से जो ना वहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। इसके बाद आयोडीन रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, ओरल डायाट्राइजोडेट और जो है ना आयोहेक्सोल, ये T4 to T3 की कन्वर्जन पेरिफेरल टिश्यूज़ में जैसे लीवर वगैरह हो गए, किडनी में और बाकी पेरिफेरल टिश्यूज़ में कन्वर्ट वो इनहिबिट करते हैं। अब जो पेरिफेरल कन्वर्जन थी हमने जो इसको पढ़ा हमने कि इनहिबिट करते हैं, उनमें कौन कौन से हैं, देखिए रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, बीटा ब्लॉकर्स हैं, स्टीरॉइड्स और अम्योथेरोन। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि PTU प्रोपाइल थायोरेसिल भी करता है पेरिफेरल में जो कन्वर्जन होती है इसको इनहिबिट करता है, ठीक है।